सोचकर देखिए, एक ऐसे रिश्ते के बारे में जहां कोई साझेदारी नहीं है, मतलब बस एक खामोश खिंचाव है। एक तरफा खिंचाव। बिल्कुल। एक ऐसा रिश्ता जहां एक इंसान लगातार खिलता जा रहा है, उसकी चमक बढ़ रही है, और ठीक उसी के बगल में खड़ा जो दूसरा इंसान है वो शारीरिक और मानसिक रूप से बस सूखता जा रहा है। जैसे कोई किसी की जीवन शक्ति पूरी तरह से सोख रहा हो। हाँ, एकदम वैसा ही। मतलब सुनने में ये किसी डरावनी कहानी जैसा लग सकता है, लेकिन सच तो ये है कि ये हमारे समाज की, इंसानी मनोविज्ञान की एक बहुत ही चुभती हुई हकीकत है। सही कहा। और इसी हकीकत को उर्दू अदब की बहुत मशहूर लेखिका इस्मत चुगताई ने अपनी कहानी अमर बेल में उकेरा है। हाँ, अमर बेल बहुत ही गहरी कहानी है। बिल्कुल। मतलब ये कोई साधारण दास्तान नहीं है। ये जो असमान उम्र के विवाह होते हैं ना, और जो खोखला पुरुषवादी हंकार होता है, उसका एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। जहां सत्ता और नियंत्रण की चाहत इंसान को उसी के बुने हुए जाल में फंसा देती है। इस्मत चुगताई की कलम की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो उन पर्दों को खींच देती हैं जिनके पीछे समाज अपनी अजीब सी सच्चाइयों को छिपाता है। तो आज की इस चर्चा में हमें इसी अमर बेल की गहराइयों में उतरना है। हमारा उद्देश्य ये समझना है कि कैसे एक परजीवी, मतलब पैरासाइट बेल की तरह, एक असमान रिश्ता इंसान को भीतर से खोखला कर देता है। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है एक मौत से। शुजात मामू की पहली पत्नी, जिन्हें घर में बड़ी मुमानी कहा जाता था, उनका इंतकाल हो जाता है। और कहानी का विवरण यहाँ इतना मारक है ना, मतलब बड़ी मुमानी का कफन मैला भी नहीं होता है कि परिवार में दूसरी शादी की फिक्र शुरू हो जाती है। अरे बाप रे, मातम का वक्त भी पूरा नहीं हुआ और दूसरी शादी। हाँ, और इस फिक्र में सबसे आगे हैं मामू की 5 बहनें। इन बहनों का जो ये मोर्चा है ना, ये पुराने पारिवारिक ढांचे की राजनीति को समझने के लिए बहुत दिलचस्प है। सही बात है। देखिए, शुजात मामू की उम्र 40 साल है। वो बाल काले करते हैं, छरहरे हैं और खुद को काफी जवान मानते हैं। और ऐसे में बहनों का नेतृत्व कर रही हैं इम्तियाजी फुप्पो। उनका जो चित्रण है वो कमाल का है। बहुत ही कमाल का है। जब वो बोलती हैं तो लगता है जैसे मशीन गन की गोलियां चल रही हों, और वे घर में किसी भी बड़ी उम्र की या विधवा महिला के आने के प्रस्ताव को एकदम सिरे से नकार देती हैं। मुझे यहाँ एक बात खटकती है। मतलब चलिए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। अगर हम इस पूरे घर को एक कंट्रोल रूम की तरह देखें, तो एक 40 साल के आदमी के लिए बहनें जानबूझकर कम उम्र की लड़की ही क्यों तलाश रही हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या ये बहनें सच में अपने भाई की खुशी चाहती हैं, या इसके पीछे इस कंट्रोल रूम की सत्ता को बनाए रखने की कोई साजिश है? देखिए, खुशी या भलाई से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। ये पूरी तरह से सत्ता और नियंत्रण की राजनीति थी। अच्छा। हाँ, आप खुद सोचिए, अगर उस घर में कोई समझदार, तजुर्बेकार या मामू की उम्र की औरत आ जाती, तो वो आते ही क्या करती? घर की चाबियां अपने हाथ में ले लेती। बिल्कुल। बहनों का जो रुतबा पहली पत्नी के जाने के बाद बना था, वो तुरंत छिन लाता। समझ रही हूँ। इसलिए एक बहुत ही छोटी, नासमझ और खासकर गरीब घर की लड़की लाने का उनका मकसद सिर्फ यही था कि वो उस बड़े घर में आकर एहसान के बोझ तले हमेशा दबी रहे, ताकि वो कभी बहनों के फैसलों को चुनौती न दे सके। एकदम सही। और इस तरह घर का जो वो कंट्रोल रूम है ना, वो हमेशा बहनों के ही कब्जे में रहेगा। मतलब उन्हें एक दुल्हन नहीं चाहिए थी, उन्हें अपने इशारों पे नाचने वाली एक कठपुतली चाहिए थी। हाँ, बिल्कुल वही। और उनकी ये तलाश जाकर रुकती है रुखसाना बेगम पर। रुखसाना सिर्फ 16 साल की है। सिर्फ 16 साल? बेहद खूबसूरत, बहुत नाजुक और एक बहुत गरीब परिवार से। लेखिका ने उसे पहली का नाजुक, शर्माया हुआ चांद कहा है। लेकिन बहनें यहाँ भी एक खेल खेलती हैं। हाँ, वो झूठ बोलती है। वो मामू को बताती हैं कि लड़की 25 साल की है। और मामू जब उसे देखते हैं तो उन्हें शक तो होता है। वो कहते भी हैं कि भाई ये तो बिल्कुल बच्ची लग रही है। तो बहनें उन्हें मनाती कैसे हैं? बहनें अजीब अजीब तर्क देती हैं। मतलब वो समाज के जो अंधविश्वास होते हैं ना, उनका सहारा लेती हैं। वो मामू को समझाती हैं कि ये लड़की तो तीसरी का सदका है। तीसरी का सदका मतलब? पुराने समय में ये धारणा फैलाई जाती थी कि दूसरी शादी अक्सर अशुभ होती है या उसमें कोई बला छुपी होती है। अच्छा। तो दूसरी बीवी एक तरह से बलि का बकरा या सदका होती है, जो तीसरी शादी के लिए रास्ता साफ करती है। इन डरावने खेलों से बहनों ने मामू के डर को शांत कर दिया। बाप रे। और मामू मान गए? हाँ, मामू भी उस कमसिन सुंदरता के आकर्षण में इतने अंधे हो चुके थे कि उनके लिए कमसिनी कोई जुर्म नहीं रह गई थी। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत जबरदस्त मोड़ आता है।
बहनों ने जिस कठपुतली को अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए चुना था, वो दांव उन पर ही पूरी तरह भारी पड़ गया। बिल्कुल उल्टा पड़ गया। शादी के बाद मामू रुखसाना के रूप के ऐसे दीवाने होते हैं कि बहनों को एकदम भूल जाते हैं। जो बहनें कल तक दावतों का हिसाब रखती थीं, भाई के पैसों पर राज करती थीं, वो अचानक बेगानी हो जाती हैं। हाँ, उनका वजूद ही खत्म हो जाता है। ये बदलाव मुझे बहुत हैरान करता है। मतलब अगर हम पहली पत्नी को देखें तो उन्होंने मामू का दिल जीतने के लिए अपनी जान दे दी थी। लहसुन की खीर, बादाम के गुलगुले बनाए और चूल्हे के आगे खून थूक थूक कर मर गईं। सही बात है, बहुत मेहनत की थी उन्होंने। लेकिन ये जो नई मुमानी है, ये तो कुछ भी नहीं करती। रुखसाना ने कोई चालाकी नहीं की, कोई राजनीति नहीं की, फिर भी पूरे घर की सत्ता उसके कदमों में कैसे आ गई? देखिए, यही तो पितृसत्ता का सबसे बड़ा विरोधाभास है। महिलाओं को हमेशा यही सिखाया जाता है कि उनकी कीमत उनके काम, उनके बलिदान और सेवा में है, जैसे बड़ी मुमानी ने किया। बिल्कुल। लेकिन हकीकत में एक पुरुष प्रधान समाज में यौवन और सुंदरता की अपनी एक मूक शक्ति होती है, एक साइलेंट पावर। साइलेंट पावर। रुखसाना को कोई दांव पेश चलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मामू अपनी वासना के जाल में इस कदर उलझे कि उन्होंने बहनों का बनाया हुआ वो सत्ता का पूरा ढांचा खुद ही तोड़ दिया। मतलब बहनों को लगा था गरीब लड़की गुलाम रहेगी, पर वो जवानी के जादू को कम आंक गईं। एकदम सही। जवानी का जादू पुरुष के हर तर्क को खत्म कर देता है। और यहीं से कहानी उस मनोवैज्ञानिक परत को खोलती है जिसके नाम पर इसका शीर्षक अमरबेल रखा गया है। हाँ, असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। शादी के बाद रुखसाना माँ बनती है, लेकिन उसकी सुंदरता कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ने लगती है। डिलीवरी के बाद वो और भी लचकदार हो जाती है। और दूसरी तरफ मामू का शरीर तेजी से ढलने लगता है। हाँ, उनकी तोंद बाहर आ जाती है, दांत टूटने लगते हैं। कहानी में लिखा है कि बाल इतनी तेजी से सफेद होते हैं मानो गालों पर चींटियों के सफेद अंडे फूट आए हों। ये शारीरिक पतन सिर्फ उम्र का तकाजा नहीं है। अच्छा, तो क्या है? जब एक व्यक्ति अपने से आधी से भी कम उम्र के जीवन साथी के साथ होता है ना, तो वो अनजाने में ही एक ऐसी दौड़ में शामिल हो जाता है जिसे वो कभी जीत नहीं सकता। खुद को हमेशा जवान साबित करने की दौड़। बिल्कुल। और ये जो मानसिक तनाव है और असुरक्षा है, ये इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। तो अमरबेल का रूपक यहाँ बहुत सटीक बैठता है। अमरबेल एक ऐसी बेल होती है जिसकी अपनी कोई जड़ नहीं होती, लेकिन वो जिस हरे पेड़ पे पड़ती है उसका सारा रस चूस लेती है और खुद हरी रहती है और पेड़ को सुखा देती है। हाँ, तो क्या रुखसाना मुमानी जानबूझकर मामू को चूस रही है, या ये प्रकृति का अपना क्रूर मजाक है? नहीं, रुखसाना जानबूझकर कुछ नहीं कर रही है, और यही इस कहानी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। रुखसाना कोई अमरबेल बनने की कोशिश नहीं कर रही। तो वो बस अपनी उम्र जी रही हैं। हाँ, वो सिर्फ 18-20 साल की एक आम लड़की है जो अपने नैसर्गिक दौर से गुजर रही है। असली अमरबेल तो मामू की अपनी असुरक्षाएं हैं। उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज। बिल्कुल, प्रकृति का नियम है कि आप समय को नहीं रोक सकते। मामू एक जवान लड़की के साथ कदम मिलाने की जो अप्राकृतिक कोशिश कर रहे हैं, उसी में वो अपनी ऊर्जा जला रहे हैं। और इसका असर उनके दिमाग पर बहुत भयानक होता है। उनके भीतर ईर्ष्या इतनी आ जाती है कि वो बात बात पर रुखसाना पर शक करते हैं। हाँ, उसे ताने देते हैं। और जब उन तानों से मुमानी रोने लगती हैं तो मामू खुद ही रो रो कर उनके पैरों में गिर जाते हैं और माफी मांगते हैं। मतलब एक घर का मुखिया, उसकी ये हालत देख के सिहरन होती है। ये बेबसी है उनकी। शक और ईर्ष्या हमेशा अपनी खुद की कमियों का आईना होते हैं। बिल्कुल। मामू गहराई से जानते हैं कि शारीरिक रूप से वो उस लड़की के लायक नहीं है। उनकी मर्दानगी का भ्रम टूट रहा है। तो अब इस सब का क्या मतलब है? मतलब इसके बाद तो कहानी एक डार्क कॉमेडी बन जाती है। बहुत ही डार्क कॉमेडी। अपनी जवानी वापस पाने के लिए मामू काले रंग का खिजाब छोड़कर मेहंदी लगाते हैं तो उन्हें जुकाम हो जाता है। और फिर वो यूनानी दवाइयाँ और महंगे कुश्ते खाने लगते हैं। और उसका साइड इफेक्ट देखिए, उन्हें बवासीर हो जाती है, शरीर पर फोड़े और नासूर निकल आते हैं। और उधर घर के दूसरे मोर्चे पर बहनें एक अलग ही लड़ाई लड़ रही हैं। हाँ, मुमानी की चमक कम करने की कोशिश। उन्हें लगता है कि मुमानी को बदसूरत कर देंगे तो भाई की जान बच जाएगी। बहनें मुमानी को मजबूर करती हैं कि वो सादे कपड़े पहने, 5 वक्त की नमाज पढ़ें और घी गोश्त खाना छोड़ दें। लेकिन इसका असर बिल्कुल उल्टा होता है। एकदम उल्टा। ये ऐसा है जैसे आग बुझाने के लिए उस पे पेट्रोल डाल दिया जाए। हाँ, जब मुमानी ने घी गोश्त छोड़ा तो कुपोषण से बदसूरत होने के बजाय उसकी त्वचा क्रिस्टल मतलब बिल्लौर जैसी पारदर्शी हो गई। और जब सादे कपड़े पहने तो वो और भी मासूम लगने लगी। और नमाज पढ़ने से उसके चेहरे पर एक ऐसा रूहानी नूर आ गया कि लोग उसे श्रद्धा से देखने लगे।
समाज हमेशा एक महिला की नैसर्गिक सुंदरता को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। बाप रे। और मुमानी के लिए एक विलायत पास जवान लड़के का रिश्ता ले आती है। नज्जी बुढ़िया का आना दरअसल मामू के सामने रखा गया एक क्रूर आईना है जो उनका सारा भ्रम तोड़ देता है। और इस घटना से मामू पूरी तरह टूट जाते हैं। वो कुरान उठाकर कहते हैं कि मुमानी के बच्चे उनके नहीं हैं। जब एक पुरुष की सत्ता टूटती है तो वो अक्सर अपनी हार मानने के बजाय महिला पर ही कीचड़ उछालता है। अपनी ही पत्नी के चरित्र पर लांछन लगा देते हैं। ये कोई शक नहीं था, ये उनकी अपनी हार की कुंठा थी। वो प्रकृति से हार चुके थे। और अपनी आखिरी रातों में मामू को अपनी पहली पत्नी बहुत याद आती है, जिसने उनके साथ अपना बुढ़ापा साझा किया था। वो समझ जाते हैं कि एक रिश्ते में समानता का होना कितना जरूरी है। वे अपनी सारी संपत्ति बहनों के नाम कर देते हैं और उनकी मौत हो जाती है। जनाजे के दिन का जो आखिरी दृश्य है, बहुत ही खामोश और गहरा दृश्य है वो। हाँ, सफेद कपड़ों में बैठी रुखसाना मुमानी बेहद रहस्यमयी और मासूम लग रही है। वो अपने 2 बच्चों के साथ उनकी माँ नहीं बल्कि बड़ी बहन जैसी लग रही होती हैं। अमरबेल एक पेड़ को सुखा चुकी है और अब वो एकदम हरी भरी है। तो आज की इस कथा विश्लेषण ने सच में सोचने पर मजबूर किया है। मैं बस यही सोच रही हूँ कि क्या हम भी कभी-कभी अपनी जिंदगी में ऐसी चीजों या रिश्तों के पीछे भागते हैं जो बाहर से खूबसूरत दिखते हैं लेकिन अंदर से हमारी ही ऊर्जा सोख रहे होते हैं। बिल्कुल, हम अक्सर उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमारी अपनी अमरबेल बन जाती हैं। अमरबेल सिर्फ एक कहानी नहीं, हमारे अपने डरों का आईना है। तो इस चर्चा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आज की कहानी को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी कोई नई कहानी आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। नमस्कार।